हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी। और जैसे कि आप सभी ने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं अभी अपनी सेल्फ नोट से ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ, जो कि 10th क्लास का है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो उसमें हमने अपने रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया था, और मैंने ये भी बताया था कि मैंने उसकी एक्टिविटीज़ भी कवर की हैं, फाइंड आउट क्वेश्चंस भी, डू यू नो, ये मैंने सब कुछ किया है। तो कल हमारी एक्टिविटी 2 हमने कंप्लीट कर ली है। जो उसमें सेकंड एक्टिविटी आती है वो हमने कर ली है। ये वाला एक्टिविटी ये थी कि प्लान एक सर्वे प्लान करना है अपने कॉलोनी या विलेज में। ये वाली हमने एक्टिविटी डन कर ली है। तो चलते हैं अब इससे आगे नेक्स्ट पेज पे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, वो अगर वो इक्वल हो तो हमारी लाइफ की जो सस्टेन क्वालिटी होती है हमारी लाइफ की, और ग्लोबल पीस और लाइफ की जो सस्टेन क्वालिटी होती है हमारी लाइफ की, वो बहुत असेंशियल हो जाती है। अगर हम जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो इक्विटेबल करें बिल्कुल, तो वो हमारी लाइफ के सस्टेन क्वालिटी के लिए एसेंशियल हो जाएंगे सस्टेन्ड क्वालिटी के लिए। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर। यानी कि अगर ये जो प्रेजेंट ट्रेंड है जो अब चल रहा है रिसोर्सेज के डिप्लेशन का, कुछ इंडिविजुअल से और कंट्रीज से अभी भी अगर चलता रहेगा, वो ऐसे चलता रहेगा, तो जो फ्यूचर है हमारे प्लैनेट का वो डेंजर में आ जाएगा। देयरफॉर, जैसे कि रिसोर्स वाटर है हमारा, वाटर अगर हम उसको ऐसे ही बहाते रहेंगे तो क्या वो हमारे फ्यूचर के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। तो फ्यूचर में जो हमारा प्लैनेट है वो एकदम डेंजर में आ जाएगा, क्योंकि पानी तो बचेगा ही नहीं। तो फिर जो हमारा फ्यूचर जनरेशन होगी वो वाटर कैसे इस्तेमाल करेगी? बिना पानी के हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारा जो प्लैनेट है वो डेंजर में आ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि रिसोर्सेज को कम, एक तो वेस्ट ना कहा जाए रिसोर्सेज को, क्योंकि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो बहुत एसेंशियल होती है हमारी सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस के लिए। जो हमारी लाइफ की जितनी भी फॉर्म होती है उनकी सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है। सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस उसी का ही एक कंपोनेंट है। तो अपना एक हमारा कीवर्ड आया था इसमें से, सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो प्रोवाइडिंग अ हेल्दी, प्रोडक्टिव, मीनिंगफुल लाइफ फॉर ऑल कम्युनिटी रेजिडेंट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब हेल्दी और प्रोडक्टिव, मतलब ऐसी लाइफ हमें प्रोवाइड करी जाए अगर वो हेल्दी भी हो, प्रोडक्टिव भी हो, हमारी पूरी कम्युनिटी के रेजिडेंट्स के लिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। ऐसी लाइफ, उसको हम सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं। जब हमारा जो लाइफ है वो एकदम हेल्दी हो, प्रोडक्टिव हो, मीनिंगफुल हो, हर एक कम्युनिटी के रेजिडेंट के लिए, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो अब हमारा इसमें एक मेन पॉइंट आया था जो कि था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारी एनसीईआरटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग भी दिया हुआ है, तो मैंने उसको भी डिफ़ाइन यहाँ पर किया हुआ है। तो चलते हैं उसकी तरफ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसको बोलते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसका मतलब ये होता है कि जो डेवलपमेंट हमारा जो हो रहा है, एक तो वो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट जो बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए होता है, और ना तो एनवायरनमेंट को डैमेज करे और ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स होती हैं उनको, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें जो डेवलपमेंट है ना तो वो हमारी एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो बिना हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज किए और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की नीड से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ऐसा डेवलपमेंट, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये है,
Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment and should not compromise with the needs of the future generation. यानी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वो हमारा बिना हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज किए होना चाहिए और ना ही हमारे फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोला जाता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग की तरफ चलते हैं। रिसोर्स प्लानिंग आखिर होता क्या है? तो प्लानिंग इज़ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. अब आपने देखा ही होगा कहीं पानी की बहुत ज़्यादा वो है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वहाँ पे पानी की बहुत अच्छी वो है, रिसोर्स पानी का बहुत अच्छा है वहाँ पर, तो वो किसी न किसी चीज़ में डिफिशेंट भी है, किसी न किसी चीज़ में डिफिशेंट भी है। ऐसे रीजन्स इंडिया में बहुत हैं जहाँ पर कहीं तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलेंगे, कहीं पर मान लो कहीं पर पानी रिच है, बहुत ज़्यादा है, और किसी चीज़ में वहाँ पर डिफिशिएंट है। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं, द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स। मतलब जो हमारा स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये हमारे मिनरल्स में बहुत रिच है, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट में। लेकिन इनका लैक किस चीज़ में, डिफिशिएंट किस चीज़ में, वो भी देखते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबिडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको एबिडेंस है वाटर रिसोर्सेज में, एबिडेंस है, लेकिन उसका लैक है किस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ना किसी चीज़ में डिफिशिएंट है और किसी चीज़ में वो रिच है। तो रिच इसमें है किसमें, वाटर रिसोर्स में वो क्या है, एब्यूडेंस है, और साथ ही साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लैक है अरुणाचल प्रदेश। तो कुछ ये मेन पॉइंट्स जो हैं ये याद करने के, जो कि एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, तो ये आप ज़रूर से याद करें। और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। थर्ड है द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। ये तो हम सबको पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेत है, उसको एक तरफ से रेगिस्तान भी बोला जाता है। तो राजस्थान में क्या है, वहाँ आपको गर्मी, धूप, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी और वाइंड एनर्जी भी। जब सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी तो वाइंड एनर्जी भी बहुत गर्म होगी वहाँ की, तो वो उसमें वो क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर रिच है सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी में। लेकिन वाटर रिसोर्सेज में वो लैक है। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि वहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है, तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। फोर्थ है हमारा द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इट हैव वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख को हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, राजस्थान हमारा हॉट डेजर्ट है। तो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट है जो कि बहुत रिलेटिवली आइसोलेटेड है हमारा कंट्री के बाकी जितनी भी बाकी कंट्री वो है हमारी कंट्री में, सिटीज़, स्टेट्स वगैरह, उन सब में सबसे ज़्यादा लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट और रिलेटिवली आइसोलेटेड भी है। इसके पास बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज है बट वाटर रिसोर्सेज में ये डिफिशिएंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सब वाटर रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज में बहुत डिफिशिएंट है, यानी कि लद्दाख में भी पानी की बहुत कमी है। फिर हमारी एक एक्टिविटी आती है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज दैट आर इम्पोर्टेंट बट डिफिशिएंट इन योर स्टेट। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज की लिस्ट बनानी है जो कि हम जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट में, और आइडेंटिफाई करने उन रिसोर्सेज को जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे स्टेट में। तो ऐसे रिसोर्सेज बताने हैं। तो इस एक्टिविटी का आंसर ये रहा, अ नंबर ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन आवर स्टेट, सम ऑफ देम आर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, कोल, पेट्रोलियम, आयरन और एटसेट्रा, बट ऑल दीज आर नॉट अवेलेबल इन एबुडेंट क्वांटिटी। वी हैव अ डिफेक्ट ऑफ कोल एंड बॉक्साइट। यानी कि जो नंबर है हमारे जो स्टेट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, कोल है, पेट्रोलियम, आयरन, ये हमारे स्टेट्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। लेकिन
ये अवेलेबल नहीं होते एबुडेंट क्वांटिटी में। हमारे पास इनका डिफेक्ट है, कोल और बॉक्साइट का हमारे पास डिफेक्ट है, लेकिन मतलब ये हमारे स्टेट में ये मिनरल्स पाए तो जाते हैं, लेकिन ये बहुत एबुडेंट क्वांटिटी में ये बिल्कुल नहीं पाए जाते, ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हमारे एबुडेंट क्वांटिटी में। तो रिसोर्स प्लानिंग हमने कर लिया। अब आते हैं हम अपने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में। तो रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंटरी, मतलब किसी चीज़ को इन्वेंट करना और आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेज का कंट्री के रीजन्स में करना, उसको इन्वॉल्व करता है सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब अगर हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई करें तो वो क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, उसका एक तो सर्वे इन्वॉल्व करेगा, मैपिंग भी, उसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे रिसोर्स का। तो ये सब हमारा क्या होता है, उसकी इन्वेंटरी और आइडेंटिफिकेशन में रिसोर्स की इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड है evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। यानी कि हमारा एक appropriate टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर को एवॉल्व करना जो कि हमारी स्किल, इंस्टीट्यूशनल के लिए सेटअप हो, हमारे डेवलप प्लान रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान्स में इम्प्लीमेंट करें। मतलब रिसोर्स के डेवलपमेंट, जो हम रिसोर्स को अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो उसके रिसोर्स के डेवलपमेंट प्लान्स में इम्प्लीमेंटिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल स्किल और टेक्नोलॉजी, इतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और स्किल होनी चाहिए हमारे पास कि वो प्लानिंग स्ट्रक्चर को हम इवॉल्व कर रहे हैं। अब थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यानी कि जो हमने जो रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जो प्लान किया है उसको मैच करना है हमारे पूरे के पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। यानी कि हम तो पूरे एक सिर्फ रिसोर्स के प्लान के बारे में पूछ रहे हैं और हमारी पूरी की पूरी कंट्री यानी कि नेशनल रिसोर्सेज जितने भी होंगे सबके डेवलपमेंट प्लान से मैच करना है। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया ने एफर्ट्स जो थे अपने कंसर्टेड एफर्ट्स बनाए थे गोल्स को अचीव करने के रिसोर्स प्लानिंग की राइट के लिए। उन्होंने वो कब से स्टार्ट किया था, रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स को अचीव किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था हमारी जब इंडिपेंडेंस मिली थी उसके ठीक 5 साल फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि जो हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिली थी उसके बाद जो पहले 5 साल होंगे उनमें वो प्लान हमारा लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया ने कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग के जो गोल्स अचीव किए थे इंडिया ने, उसके लिए कंसर्टेड एफर्ट्स बनाए थे। फिर हमारा एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड आउट करके लिखा आता है what resources are being developed in your surroundings by the community, village, panchayat, ward level communities with the help of community participation। तो ऐसे what resources are being developed in your surrounding, मतलब हमारी सराउंडिंग में कौन से रिसोर्सेज डेवलप्ड हो चुके हैं हमारी कम्युनिटी के द्वारा, या अगर हम विलेज में रहते हैं तो विलेज पंचायत के द्वारा, या फिर हमारी वार्ड लेवल कम्युनिटीज़ के द्वारा विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हेल्प के साथ। तो इसका आंसर है बायोमास एनर्जी, बायोगैस, वाटर, बाय डिगिंग वेल, सोलर एनर्जी, etc. are developed in our surroundings by the community, village panchayats, ward level communities with community participation। यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज जो डेवलप्ड हो चुके हैं हमारी सराउंडिंग्स में वो ये हैं बायोमास एनर्जी, बायोगैस, वाटर, बाय डिगिंग वेल, सोलर एनर्जी। हमारी सोलर एनर्जी कैसे डेवलप्ड होगी, सोलर एनर्जी हमारी डेवलप्ड होती है सोलर पैनल फिट करने से, सेट करने से, एटसेट्रा आर डेवलप्ड इन आर सराउंडिंग्स। यानी कि ये सब हमारी सराउंडिंग में हमारी चारों तरफ डेवलप्ड हो चुके हैं हमारी कम्युनिटी के द्वारा, विलेज पंचायत के द्वारा, वार्ड लेवल कम्युनिटीज़ के द्वारा। किसकी हेल्प के साथ,
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ। तो देर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दे आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। यानी कि हमारी कंट्री में ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हैं जो कि बहुत से स्टेट्स रीजन्स हैं जहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिच हैं, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं वे। यानी कि वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छी तरीके से हैं, वाटर बहुत अच्छी तरीके से, मान लो वाटर वहाँ पर रिच है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। वो इकोनॉमिकली मतलब हमारे जॉब वगैरह से उनका मतलब हो जाता है। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। मतलब जहाँ पर कहीं पर पुअर रिसोर्सेज है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, वो जॉब से अच्छे हैं, उतना मतलब जो पैसे मनी वगैरह उन सबसे अच्छे हैं, लेकिन रिसोर्सेज पुअर हैं। और कुछ रीजन्स में ऐसा है कि रिसोर्सेज अच्छे हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। तो अब हमारा फिर से एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि बिल्कुल टेक्स्ट के बीच में आता है, पैराग्राफ के बीच में। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स एंड सम रिसोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स, गिव रीजन्स फॉर सच अ सिचुएशन। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ रिसोर्सेज कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो रिच होते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे जो कि पुअर मतलब कुछ रीजन्स ऐसे जो कि रिसोर्सेज में पुअर होते हैं और इकोनॉमिकली बैकवर्ड डेवलप्ड रीजन्स होते हैं। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसे रिसोर्सेज का नाम बताना है और अपनी सिचुएशन के लिए एक रीज़न भी देना है। तो जैसे कि स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड झारखंड आर रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब हमारा जो स्टेट है ओडिशा और झारखंड के जो स्टेट हैं ये दोनों, वो हमारे रिसोर्सेज में रिच हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आर पुअर इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब पंजाब और हरियाणा रिसोर्सेज में पुअर है लेकिन इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। अब इनके रीजन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इट वॉज बेसिकली पॉपुलेटेड बाय ट्राइबल्स हु वर इलिटरेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे स्टेट्स हैं वो पॉपुलेटेड ट्राइबल्स, यानी कि ट्राइबल्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो कि पॉपुलेशन होने के वजह से वो लोग इलिटरेट है, यानी कि वहाँ पर लिटरेसी नहीं है, इलिटरेट है। एक तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक तो इस वजह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ड्यू टू द रग्ड रीजन देयर इज़ वेरी लिटिल फार्मिंग लैंड। रग्ड रीजन की वजह से बहुत कम फार्मिंग लैंड है, बहुत छोटे फार्मिंग लैंड है, वहाँ पर फार्मिंग नहीं की जा सकती, ऐसे लैंड है। तो इन दोनों रीजन्स की वजह से ये दोनों हमारे एग्जांपल्स हमने दिए हैं, उन दोनों के लिए ये रीजन्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी में, हम किसी एक्टिविटी को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को डेवलप करें तो एक तरह से वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो चुकी है हमारी। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी को हम किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हमारे रिसोर्सेज बहुत वाइटल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन जो हम उसका इरेशनल कंजप्शन करते हैं रिसोर्स का, उसका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है, लोग उसका इतना यूज़ करते हैं जिससे हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो सकती हैं। सोशियो और इकोनॉमिक हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट हो सकती हैं। तो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज़ इम्पोर्टेंट। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जो है अलग अलग लेवल्स पर बहुत ज़रूरी है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न फॉर द लीडर्स। अब हमारे पास मतलब जो पास्ट में, यानी कि हमारे बीते हुए कल में जितने भी लीडर्स होते थे, थिंकर्स होते थे, उन्होंने अपनी कंसर्न इसके बारे में बताई थी। तो उसके ऊपर एक हमारा एग्ज़ाम्पल है जो कि गांधी जी का है।
गांधी जी ने ये कहा था, गांधी जी इज़ वेरी एडेप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। गांधी जी ने कुछ ऐसा कहा था, मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन की अपनी कंसर्न दिखाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे कहा था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। यानी कि हमारी अर्थ पर, मतलब हमारे यहाँ किसी की ज़रूरत के लिए तो बहुत कुछ है, किसी की ज़रूरत के लिए तो है, लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं। किसी की ज़रूरत के लिए लेकिन लालच के यहाँ नहीं है। मतलब कुछ लोग तो अपनी ज़रूरत के लिए मांगते हैं और कुछ आ जाते हैं अपनी लालच में। तो लालच के लिए यहाँ किसी की लालच के लिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ हर किसी की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है। तो ये हमारे गांधी जी के सेंटेंसेस थे। तो ये भी हमारा किस में आ जाता है, एक बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ जाता है। तो इसको भी पॉइंट करके अपनी बुक में या तो लगा लो या फिर अपनी नोटबुक में करके हाईलाइट कर सकते हैं आप। तो अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट पेज पर मूव होते हैं। तो नेक्स्ट रिसोर्स है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्सेज। अब देखो, हम सब एक ही लैंड पर रहते हैं, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, है तो सब एक ही लैंड पर, चाहे अलग अलग कंट्रीज़ क्यों ना हो, पर हम हैं तो सब एक ही लैंड पर। और हम सब एक ही तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जिस लैंड को हम यूज़ करते हैं उसी पर, लेकिन करते क्या है अलग अलग तरीके में। अब लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि पॉइंट्सों में जो है हमारा आंसर बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन, मतलब हमारा जो लैंड है वो हमारे नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं सब हमारे लैंड पे करते हैं। तो लैंड हमें सपोर्ट भी करता है। अब जो है हमारे इंडिया के पास लैंड है, हमारा जो इंडिया है उसमें जितना भी लैंड है बहुत अलग अलग रिलीफ फीचर्स की वैरायटी में आ जाता है हमारे इंडिया का लैंड, जो कि हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेटेस हैं, प्लेन्स हैं एंड आइलैंड्स। इन सब में हमारा इंडिया जो है पूरा ये फीचर्स हैं इंडिया के पास, मतलब लैंड होता है एक रिलीफ फीचर्स की वैरायटी के अंदर। अब उसमें जो हमारा माउंटेन्स है, प्लेटेस, प्लेन्स, आइलैंड्स, ये चार हमारे क्या हैं, ये तीन हम कह सकते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटेस, ये तीन हमारे फीचर्स हैं इंडिया के लैंड में। तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। यानी कि जो हमारा इंडिया के पास जितना भी लैंड है 100% मानो लैंड है अगर, तो उसमें से 47% किसका है, प्लेन्स का। इतने में हमारे प्लेन्स हैं इंडिया के लैंड में। फिर हमारा 30% उसमें से हमारा माउंटेन्स का आ जाता है, 30% हमारा माउंटेन्स ले लेते हैं। फिर अब हमारा इसमें से हमारा 77% हमारा माउंटेन्स और प्लेन्स में चला गया, बचा हमारा 27% जो कि हमारा प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन है। तो हमारा जो इंडिया के पास पूरा 100% लैंड है, तो उसमें से हमारा कितना परसेंट हमारे प्लेन्स के पास है, कितना माउंटेन्स के और कितना प्लेट्यू रीजन्स के। तो हमारा 43% है प्लेन्स के पास, 30% है माउंटेन्स के पास एंड प्लेट्यू रीजन के पास है 27। तो ये भी बहुत ज़रूरी है याद करने, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन, अब इसको करने वाले हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने में बोर होने लगता है, तो इसलिए अब ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो लैंड यूटिलाइजेशन से हम करने वाले हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, हम इसको स्टार्ट करेंगे अपने लैंड यूटिलाइजेशन। तो आई होप आपको, अगर मैंने अपना जितना भी अब तक मैंने एक्टिविटीज़ वगैरह आपको पढ़ाई हैं इस चैप्टर में, वो सब आपको समझ में आई हो। अगर आप समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि मेरी वीडियोस जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दिख जाए। तो आई होप अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।